नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी 2017 के बाद से सत्ता में बनी हुई है और उससे भी बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद लग रहा था और जिस तरीके से माहौल बनाया उसके हिसाब से 2022 में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए वापस सत्ता में आते हैं। तो एक उत्तर प्रदेश जहां मुस्लिम बाहुल्य आबादी और जिस तरीके से क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो एक समय में नंबर 1 हुआ करता था, उस राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो रास्ते अपनाए योगी आदित्यनाथ ने, वो अपने आप में एक उदाहरण बन गए दूसरे राज्यों के लिए और चर्चाएं विदेशों में भी होने लगी। तो अब 2027 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन इस बार मुकाबला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे तो क्षेत्रीय पार्टी एक ही जो है वो मजबूत है इस वक्त, और वो है समाजवादी पार्टी। अब ऐसी स्थिति में विपक्ष की समस्याओं की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन विपक्ष इस वक्त क्या कर रहा है हम उसकी बात करेंगे। इस वक्त चुनाव जो है वो वेस्ट बंगाल में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, लेकिन अखिलेश यादव ने रैलियां शुरू कर दी उत्तर प्रदेश में। लगभग एक साल से भी जो है वो ज्यादा का समय या एक साल का समय है। अब एक साल के इस समय में अभी से जो है वो समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अब इसको लेकर एक बड़ी खबर जो आई है वो आई है कि नगीना के जो सांसद है चंद्रशेखर रावण, वो अखिलेश यादव से संसद में मुलाकात के दौरान गठबंधन की बात करते हैं। तो ये कहावत जो फिट बैठती है कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब यहां पे राधा जो है वो कौन है? नगीना सांसद। और चंद्रशेखर बना कैसे? क्योंकि इस देश में ना राजनीति के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बड़े दिलचस्प नजारे हैं। और दिलचस्प कैसे हैं? आप याद करिए, कांग्रेस पार्टी को गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन आज तक गरीबी नहीं हटी, गरीब हट गए। तो ठीक ऐसे ही अमित शाह ने जो है वो जिसका जिक्र भी किया, नक्सलवाद जब खत्म हुआ, उसको नक्सलवाद के जो है वो खात्मे का ऐलान किया अमित शाह ने, तो संसद के पटल पर इसका जिक्र भी किया। तो आप सोचकर देखिए, 1967 में नक्सलवाद जो है वो जन्म लेता है, सशस्त्र विद्रोह करता है। किसके खिलाफ? शोषण के खिलाफ। अब 1967 से लेकर 2026 तक जिस समस्या के समाधान के लिए यह रास्ता अपनाया गया, क्या उस समस्या का समाधान हुआ? तो आज तक इस देश में उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो इसी तरीके से भीमराव अंबेडकर ने जिस तरीके से संविधान में जो है वो आरक्षण का एक कह सकते हैं कि एक प्रावधान रखा, चाहे वो टेम्परेरी होगा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इस वक्त दलितों को लेकर राजनीति चलती है, तो राजनेता तो अमीर हो गए, वो जो शोषित और वंचित अपने आप को दिखाते थे वो उससे बाहर हो गए। लेकिन आज भी जो दलित है वो शोषित है, वो वंचित रह गया। लेकिन उसका शोषण कौन कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो शोषण कौन कर रहा है? शोषण कर रहा है ऐसे लोग जो राजनीति में उनका फायदा उठाते हैं। उदाहरण के लिए बालेन शाह का सबसे अच्छा उदाहरण, नेपाल में इस वक्त प्रधानमंत्री बने हैं। कैसे प्रधानमंत्री बने? केपी ओली की सरकार कैसे गिरी? पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा, और उसका असर इतना था कि भारत में भी जेएनजी को उकसाने का काम किया गया। तो बालेन शाह जो चाहते थे वो हुआ नेपाल की राजनीति में। लेकिन जैसे ही नेपाल की राजनीति में बालेन शाह प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी दिन वो एक फैसला लेते हैं और छात्र राजनीति के ऊपर द एंड, या हम कहें कि स्टॉप लगा देते हैं, फुल स्टॉप, कि आज के बाद नेपाल में छात्र राजनीति होगी नहीं। तो आप सोचकर देखिए, छात्र राजनीति से जो लड़का प्रधानमंत्री बन गया,
उसने छात्र राजनीति को ही खत्म कर दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि अगर छात्र राजनीति हुई तो कल जो उसने किया वो आगे भी हो सकता है और उसको जो है वो खतरा होगा। तो चंद्रशेखर हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, राजनीति में अगर आप देखोगे किसी का रिप्रेजेंटेटिव होकर अगर ऐसा कोई निकल कर आता है तो वो उनको हमेशा जो है वो बेवकूफ बना के रखता है। तो यहां पर स्थिति ठीक वैसी है। थोड़े दिनों पहले एक जो है वो फुटेज भी वायरल हुए थे कि वो कचौरी समोसा लेता है और रोड के साइड में एक नाली के ऊपर बैठ के जो है वो समोसा खाता है। अब ये है सोच। तो इस सोच को किसी ने बदला हो या बदलाव आया हो ऐसा तो किसी को देखने को नहीं मिला। लेकिन चंद्रशेखर आजाद या हम कहें कि चंद्रशेखर रावण जैसे लोग इसलिए बन गए क्योंकि मायावती कमजोर हो गई, सक्रिय राजनीति में रही नहीं। तो इनको लगा कि मायावती की राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो गई है और अब इनसे बड़ा दलितों का मसीहा जो है वो उत्तर प्रदेश में है नहीं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसका आधार क्या है? मैं उनमें नहीं जाता, भीमटे भामटे जो भी है मैं उसकी राजनीति में नहीं करूंगा। आप सोच कर देखिए, अखिलेश यादव से वो मुलाकात करता है और अखिलेश यादव से गठबंधन की बात करता है और ऐसा 2024 से पहले भी जो है वो ऐसा करने की कोशिश की। 2022 में भी चंद्रशेखर रावण ने करने का प्रयास किया, क्योंकि उसको पता है कि उसकी हैसियत कुछ नहीं है, क्योंकि दलित वोटर जो मायावती से निकला वो चंद्रशेखर के साथ नहीं गया, वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के साथ निकल गया। अब ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए जिसमें चंद्रशेखर रावण को जो है वो अपनी झुंझलाहट दिखा रहा था अखिलेश यादव के ऊपर। अब भी वही स्थिति है। चंद्रशेखर रावण गठबंधन चाहता है और गठबंधन में 200 सीटें मांग रहा है समाजवादी पार्टी से। अब आप सोच सकते हैं कि मैंने ये कहावत क्यों बोली। और दूसरी, जब मैं ये कहता हूं कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो ये जो है वो कहावत ठीक ऐसे ही अखिलेश यादव पर भी मुझे लागू होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति को लेकर हम जो है वो बहुत सारी, क्योंकि 1 साल का समय है अभी चुनाव में, तो 1 साल में बहुत कुछ होने वाला है। मुद्दे आएंगे जाएंगे, पार्टियों के लिए जो है वो कोई फायदेमंद होगा, कोई पार्टी के खिलाफ होगा, तमाम तरीके की चीजें। और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तो जो है वो एक तरीके से फ्रंट खोल दिया है। किसने? भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं ने, जिसमें से दोनों आप जो है वो उप मुख्यमंत्रियों की बात कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर राजनीति चल रही थी उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन क्या उससे योगी आदित्यनाथ का प्रभाव खत्म हो जाएगा? तो एक ऐसा व्यक्ति 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें के लिए जिम्मेवार बताया गया, उसी व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव के बाद में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक रैली में यह कहता है कि बटोगे तो कटोगे, और उसके बाद में सारे राज्य जो है एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिर जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में योगी आदित्यनाथ का कद कैसा है। किसी भी स्टेट में चुनाव हो, डिमांड जो है वो मोदी के बाद अगर किसी की है तो वो योगी आदित्यनाथ की है। और यहां पर स्थिति ठीक ऐसी है। और जब नक्सलवाद को डेडलाइन लेके भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को पर फैलाने के बजाय अब अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा और राजनीतिक की जो दिशा है उसको बदलना पड़ेगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक चंद्रशेखर रावण को तो यह पता होना चाहिए कि मायावती जो है वो अब सक्रिय राजनीति में लौट आई है। और आपने देखा हर, चाहे वो काशीराम को भारत रत्न देने की राहुल गांधी बात करते हो, मायावती किस तरीके से बिफर गई थी। समाजवादी पार्टी का यह कहना कि बहुजन समाजवादी पार्टी से उसकी बातचीत चल रही है, बहुत जल्द जो है वो गठबंधन हो सकता है। तो बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं कर रही है, यह मायावती का स्टेटमेंट उसके अगले ही दिन, तो मतलब हर क्रिया की जो है वो प्रतिक्रिया कर रही है। लखनऊ की वो रैली आप देख सकते हैं काशीराम के उसके जयंती के ऊपर, तो उससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इससे पहले के अगर पूर्वाग्रह में हम जाते हैं तो किसी समय में कांग्रेस पार्टी का राज हुआ करता था, और कांग्रेस पार्टी के उस राज में से काशीराम ने क्या किया, दलित की राजनीति की, पंजाब से शुरू की, और उसके बाद में दलितों को वो कांग्रेस पार्टी से छीनकर ले गए, एक पार्टी बनाई, मजबूत पार्टी दलितों की, बहुजन समाज पार्टी, या हम कहें कि बसपा।
इसी तरीके से मुलायम सिंह, तो मुलायम सिंह ने किसकी राजनीति की? पिछड़ों की और मुसलमानों की। तो एक MY फैक्टर, जिसको मैं हमेशा कहता हूं मुसलमान सिंह यादव, तो MY फैक्टर से मुसलमानों को और यादवों को अपने साथ लिया। और ऐसे ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी, फिर जो है वो बाकी लोगों को भारतीय जनता पार्टी। तो ये भारतीय, इसको हम कहें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पार्टियों का उद्भव जो है वो कैसे हुआ। अब यहां पर मुख्य प्रतिद्वंदी जो है वो अखिलेश यादव है, और अखिलेश यादव को यह लगता है कि PDA के सहारे 2024 में जो लोकसभा सीटें उनकी बढ़ गई थी, तो 2027 में उनको रास्ता मिल गया कि वो सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन उसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आक्रामक राजनीति कर रही है, बिहार के चुनाव में आपने देखा, क्योंकि बिहार का चुनाव और उत्तर प्रदेश का चुनाव एक जैसा होगा। फर्क यह होगा कि योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार में आप फर्क कर सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की जो राजनीति थी, इन दोनों पार्टियों की जो राजनीति थी जंगल राज की, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। अब कैसे नहीं कर सकते? मुलायम सिंह यादव ने जिस तरीके से अपना राजनीतिक साम्राज्य खड़ा किया, उसके कुछ उदाहरण से अगर आप समझोगे तो आप देखिए, फूलन देवी, जब फूलन देवी ने 80 के दशक के बाद, या हम कहें कि 82-83 में जब लोगों की हत्याएं की, तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव धरने पर बैठ गए फूलन देवी के खिलाफ, केस हुआ। लेकिन उसी फूलन देवी को मिर्जापुर से चुनाव लड़ाया जाता है, और कौन लड़ाता है? समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह यादव वो अपनी पार्टी में लेते हैं, उनके मुकदमे वापस लेते हैं, और फिर फूलन देवी को संसद में भेज दिया जाता है। 1962 में जिसका जन्म होता है अतीक अहमद, क्योंकि अभी तो धुरंधर फिल्म भी आई है, तो धुरंधर मूवी आप देखोगे तो उसी के सहारे से अगर हम बात करें, तो एक व्यक्ति, और क्या करता था वो, और फिर 80 के दशक में वो चांद बाबा की हत्या करता है, और हत्या करने के बाद में समाजवादी पार्टी का उसको संरक्षण प्राप्त होता है, और जब वो मरता है तो 5,500 से 7,000 करोड़ का वो साम्राज्य खड़ा कर चुका होता है। किसकी बदौलत? उसको बनाया किसने? मुलायम सिंह यादव ने। किस तरीके से बनाया? पूरा देश जानता है। ठीक ऐसे ही मुख्तार अंसारी। और अब अगर आप देखोगे, इसके अलावा आप देखिए ददुआ, जो बुंदेलखंड का एक डकैत हुआ करता था, नामी डकैत जिसको हम कहें, तो उसको संरक्षण किसका प्राप्त था? उसका इस्तेमाल किसने किया? मुलायम सिंह यादव ने। और इस तरीके से समाजवादी पार्टी खड़ी की, और उसके बाद में 1995 से जो राजनीतिक बदलाव हुआ, जिसमें गेस्ट हाउस कांड से लेकर फिर उसके बाद में सेफई में जो हुआ, मैनपुरी में जो हुआ, या फिर इसके अलावा जो है वो आजम खान का जो चैप्टर खुला, तो आप सोचकर देखिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ जिस तरीके से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का, और दूसरी तरफ माफिया राज, तो क्या जनता इस मूड में होगी कि वो योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर करके अखिलेश यादव को ठीक उसी तरीके से सत्ता में वापस लाए, ताकि जो पहले जंगल राज था वो वापस उत्तर प्रदेश में तैयार हो जाए, खड़ा हो जाए? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इस वक्त जनता जागरूक है। पहले के समय में खेल चलता था, खेल में जो है वो जनता आ जाती थी, और जिस तरीके से आपने, क्योंकि मैंने एक चीज तो इसमें ऐड ही नहीं की, कार सेवकों वाली, जिस तरीके से बाबरी का विध्वंस हुआ, तो कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई? मुलायम सिंह यादव ने। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 5 जगह पर जहां चुनाव है, 4 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में, वहां वो अपनी तैयारियों में लगी हुई है, वहां पर वो राजनीति कर रही है। तो ममता बनर्जी, या हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी आज से 10 साल पहले जहां कुछ भी नहीं था, वहां पर सत्ता के रास्ते ढूंढ रही है कि सत्ता में कैसे आया जाए, और किस तरीके से चुनाव लड़ रही है आप देख सकते हो। तो उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत है। तो अखिलेश यादव के पास क्या है जो वो चंद्रशेखर रावण को दे देगा, और यह बात रावण को भी जो है वो जल्दी समझ में आ जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया होगा कि वो अपनी राजनीति के लिए या अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी दूसरी दिशा में काम कर सके। तो इस वक्त अखिलेश यादव ठीक ऐसे ही पश्चिमी यूपी को जीतने के लिए मुलायम सिंह यादव की जो रणनीति थी, ठीक उसी पे काम कर रहे हैं, और उसी की इस वक्त जो है वो चर्चाएं बनी हुई है। तो यह है उत्तर प्रदेश का, जिसमें अभी चुनावों को लेकर 1 साल का समय है, लेकिन सरगर्मियां
बयानबाजी, एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप जो है वो अभी से शुरू हो चुके हैं और गठबंधन की जो बातें चल रही है वो सामने आना भी शुरू हो चुकी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।